So friends, yesterday we discussed the ninth and the 10th schedule and as to what went into the making of it. Today we will be doing up the 11th and 12th schedules. Now, as you know, the 11th and the 12th schedules deal with the Panchayati Raj, that is the 11th schedule, and the 12th schedule deals with the municipal bodies. The background of these two schedules is interesting क्योंकि from the dawn of Indian civilization, there has always been a degree of democracy and democratic institutions in India. सनातन काल से, ऋग्वेदिक काल से ही हमारे देश में, हमारी सभ्यता में एक प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित संस्थान रहे हैं। ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में सभा और समिति ये दो पार्टिसिपेटरी संस्थाओं की बात की गई है जिसमें के लोग इकट्ठा होते थे और अपने विचार विमर्श का आदान प्रदान करते थे और क्षेत्रीय तौर पे कैसे प्रशासन किया जाए, कैसे आम आदमी के जीवन में सुधार लाई जाए, इनमें बातचीत होती थी। ये संस्थाएं कितनी इंपॉर्टेंट थी इसी बात से समझ लीजिए कि अथर्ववेद इनको ट्विन डॉटर्स ऑफ प्रजापति कहता है ना। प्रजापति के दो जुड़वा पुत्रियां, ट्विन डॉटर्स ऑफ प्रजापति। मौर्य काल, गुप्त काल, हर समय में हमारी पंचायती राज प्रणाली रही है। मेगास्थनीज बात करता है कि पाटलिपुत्र का शहर एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा प्रशासित होता था, है ना, जिसके 6 अंग हुआ करते थे। ठीक है, तो अपनी किताब इंडिका में मेगास्थनीज कहता है कि एक बाकायदी लोकल बॉडी पाटलिपुत्र के प्रशासन के लिए स्थापित थी। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे अतीत में जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है लोकल बॉडी से गवर्नेंस का, वो चोल एडमिनिस्ट्रेशन है। Chola administration is marked out for its local government, है ना। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन, और इस पर क्वेश्चन पूछा आ चुका है, मिला है, जो कि डिटेल में
वर्णन करता है कि कैसे चोल साम्राज्य के अधीन क्षेत्रीय प्रशासन आम जनता के भागीदारी से होता था, एंड दैट इज द उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन. उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन ऑफ परांतक चोला, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. In modern times, the process of Panchayati Raj development began with the Financial Decentralization Act of Lord Mayo in 1870. Lord Mayo's Act on Financial Decentralization. Finally, the Magna Carta of Municipal Governance, municipal bodies in India, is Lord Ripon's Act of Municipal Bodies. ठीक है. तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में लोकल बॉडीज एक्ट ऑफ लॉर्ड रिपन ठीक है. इसी से म्यूनिसिपल बॉडीज की को एक नया, एक प्रकार से कह लीजिए कि जीवन मिला आधुनिक भारत में, और प्रक्रिया आगे शुरू हुई. इसके बाद द नेक्स्ट लैंडमार्क इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. In 1907, a very important high-powered committee, the Royal Commission on Centralization, under C.E.H. Hobhouse, ये बहुत फेमस ICS ऑफिसर थे, इनके अधीन अपॉइंट हुआ कि कैसे लोकल बॉडीज को और लोकल गवर्नेंस को एनकरेज किया जाए, है ना. तो द नेक्स्ट माइलस्टोन इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट. In 1907, centralization. C.E.H. Hobhouse Commission. इसने यह आउटलाइन किया कि कैसे लोकल बॉडीज को स्ट्रेंथन किया जाए, लोकल पार्टिसिपेशन गवर्नेंस में इंश्योर किया जाए, सॉर्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट की बात की. 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि मॉन्टेगू केल्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, उसने एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोविजन था जिसने कि लोकल बॉडीज को मजबूत करने में फिर बहुत अहम भूमिका निभाई. और वो ये था कि जो प्रोविंसेस में, ये कह लीजिए कि रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर लिस्ट जो डायरेक्टली प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस हुई, जिसमें कि विषयों को दो भाग में बांट दिया गया, रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर लिस्ट.
रिजर्व लिस्ट के अधीन वो विषय थे जिन पर की प्रशासन अंग्रेज सरकार और अंग्रेजी अधिकारी करते थे, जैसे लॉ एंड ऑर्डर हुआ, जुडिशरी हुआ, इत्यादि इत्यादि। ट्रांसफर्ड लिस्ट वो लिस्ट था जिसके अधीन वो विषय थे जिस पर की प्रशासनिक अधिकार निर्वाचित मंत्रिमंडल का होता था। प्रोविंसेस में भी, सेंटर में डायरेक्टली 1935 एक्ट में आई है, ठीक है ना। तो अब इस ट्रांसफर्ड लिस्ट में पंचायत लोकल बॉडीज को डाल दिया गया, ठीक है। तो जाहिर तौर पर वो भारतीयों के हाथ में आ गया। देखिए, हम बता रहे हैं उसका बेसिकली उसका एनाटॉमी कुछ ये है कि जितनी टॉपिक्स ऑफ गवर्नेंस है, जैसे आज सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट है ना, तो केंद्र सरकार में तो जितने भी सब्जेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस थे वो सब अंग्रेजी सरकार के अधीन थे। 1919 एक्ट की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन एक्सपेरिमेंटल तौर पे कि इंडियंस को सेल्फ गवर्नमेंट के लिए तैयार करने की जो बात थी, उसके अधीन प्रोविंसेस में जितने सब्जेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस थे उनको दो भाग में कर दिया गया। एक भाग में रिजर्व सब्जेक्ट्स थे, रिजर्व लिस्ट। अब इन सब्जेक्ट्स में पुलिसिंग, जुडिशरी, लॉ एंड ऑर्डर, टैक्सेशन, मनी एंड फाइनेंस रखा गया। इस पर जो है प्रशासनिक अधिकार सिर्फ अंग्रेजी गवर्नर का था प्रोविंसेस में और अंग्रेजी अधिकारियों का था। इसमें भारतीयों की कोई दखल नहीं थी जब तक कि कोई भारतीय उस कैपेसिटी में एम्प्लॉय न किया जाए। गवर्नर के काउंसिल का मेंबर बना दिया जाए तो एक अलग बात है। लेकिन दूसरा विषय ऐसे विषयों का समूह था जिसको कि ट्रांसफर्ड विषय का नाम दिया गया। तो ट्रांसफर्ड लिस्ट में वो विषय थे जिन पर प्रशासनिक अधिकार इंडियन ऑफिसर्स के, सॉरी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थे, निर्वाचित प्रतिनिधियों के, जैसे हेल्थ हुआ, एजुकेशन हुआ, लोकल बॉडीज हुए, इत्यादि इत्यादि। समझ रहे ना। तो लोकल बॉडीज को 1919 एक्ट के अंदर चूंकि रख दिया गया आपके ट्रांसफर्ड लिस्ट में, और उस पर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का था, इंडियंस का। तो इंडियंस ने बहुत ज्यादा इसको एनकरेज किया। वस्तुतः विठल भाई पटेल बॉम्बे कॉरपोरेशन के चेयरमैन बने, जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद कॉरपोरेशन के चेयरमैन बने, सीआर दास साहब कलकत्ता कॉरपोरेशन के चेयरमैन बने। ऐसे करके द इंडियंस गेन्ड वैल्यूएबल एक्सपीरियंस इन सेल्फ गवर्नेंस। बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो नाउ नाइनटीन ट्रांसफर रिफॉर्म्स, जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कहा जाता है, इसके अधीन लोकल बॉडीज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट was transferred put in the transferred list under
elected ministers. ठीक है, ना तो यहां तक तो ठीक था. No more other milestones in the evolution of local self-government. Yes. Finally, when the country became independent, तो ये हुआ कि अब तो भाई स्वराज आ गया है. अब जो है कम से कम देश का प्रशासन आम सहमति से हो. तो इसी पहली चीज तो ये है कि under Article 40 of the Constitution, Directive Principles of State Policy, it was explicitly provided that the government shall nurture local self-government institutions, panchayat bodies and municipal bodies as units of local government. है ना, ये साफ प्रोवाइड किया गया था. ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन डाला गया at the behest of Mahatma Gandhi. He personally saw to it during the debates of the Constituent Assembly that this provision was inserted in the Constitution of India. ठीक है, Article 40 Directive Principles of State Policy. है ना, पंचायती राज टू बी एनकरेज एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नेंस. ठीक है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिबेट चल रहा था कि इसको इंक्लूड किया जाए कि नहीं किया जाए, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका विरोध किया. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के वजह से सामंती तत्व, फ्यूडल एलिमेंट्स जो कि दबंग है समाज में, अगड़ी जातियां, ये सब सत्ता के संस्थानों पर काबिज हो जाएंगे. और इससे क्या होगा कि दलितों का, गरीबों का, पिछड़ों का और शोषण होगा. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पंचायती राज क्लॉज का कॉन्स्टिट्यूशन में विरोध किया था, है ना. लेकिन महात्मा गांधी ने इंसिस्ट किया, हाँ, एट द इंसिस्टेंस ऑफ महात्मा गांधी. ठीक है, और फर्दर जब कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कंडक्ट किया, अल्बर्ट मियर. 1948 में अल्बर्ट मियर ने भारत में गरीबी, सामूहिक विकास, सामुदायिक विकास पर, हाँ, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया. दिल्ली के बगल में है इटावा, जहां से मुलायम सिंह यादव जो है चुनाव लड़ा करते थे, है ना. इटावा एक्सपेरिमेंट कहा जाता है. इस इटावा एक्सपेरिमेंट में उन्होंने वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डील किया. एनिमल हस्बेंड्री हुआ, कम्युनिटी डेवलपमेंट हुआ, तमाम चीजों को देखा उन्होंने. और इनके जो फाइंडिंग्स थे, इसके आधार पर 2 अक्टूबर 1952 को कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च किया गया देश में, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. ठीक है ना.
अक्टूबर टू 1952 प्रोग्राम। ठीक है, अब जो है और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो फाइंडिंग्स थे उसके वजह से उस पर आधारित 1953 में नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज इनिशिएट किया गया। आप इसके बारे में एग्रीकल्चर में ही पढ़ते हैं, है ना। 1953 में नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज फ्रेंड्स, as it is, फिर भी संपूर्ण पंचायती राज का सपना अभी अधूरा था। इन द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत गठित होता है? एनडीसी आर्टिकल 261, ठीक है ना। द एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल which has as its members 261 the Prime Minister of India, the Chief Ministers of various states and other important functionaries like the उस समय प्लानिंग कमीशन था, उसके डिप्टी चेयरमैन तो एक्स ऑफिशियो प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, फ्रांस कमीशन के चेयरमैन, तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज थे। इसको मिला के नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया जाता है, जिसमें कि केंद्र और राज्य से संबंधित जितनी भी विकास योजनाएं हैं उसकी समीक्षा की जाती है। ठीक है, तो 1957 में द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसने एक बहुत हाई पावर्ड कमिटी गठित किया पंचायती राज को स्थापित करने के लिए देश में, बलवंत राय मेहता कमेटी। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता, he was a personal follower of Mahatma Gandhi and he had played a very important part in sort of a redressal of the problems of the people in the princely states of Kathiawar। तो राजवाड़ों के खिलाफ इन्होंने लंबा संघर्ष पहले भी किया था, है ना। अंदर ये इंदुलाल, आई मीन फॉलोअर्स ऑफ गांधी लाइक मणिलाल कोठारी, इंदुलाल याग्निक, बलवंत राय मेहता, they were arch followers of the Mahatma in Gujarat, of course सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, है ना। तो and he knew the importance of पंचायती राज। तो इन्हीं के अधीन एक कमेटी हाई पावर्ड कंस्टिट्यूट की गई और फाइनली once again on the birthday of Mahatma Gandhi on the 2nd of October 1959, the first Panchayati Raj in modern India was established in the district of Nagaur in Rajasthan. October 2, 1959. Nagaur district, Rajasthan। और 29 दिन बाद November 1,
1959 को अनंतपुर जिले में, आंध्र प्रदेश में, ये जिला नीलम संजीव रेड्डी साहब का था, जो कि बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट, आंध्रा। दूसरी पंचायत राज संस्थान स्थापित की गई। फ्रेंड्स, धीरे धीरे पंचायत राज फैलने लगी, लेकिन जो पंचायत राज स्थापित किए गए थे उनमें कई कमियां थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे वर नॉट होमोजीनियस, है ना। वो सब जगह एक टाइप के नहीं थे। कई जगह 1 टियर पंचायत सिस्टम था, कई जगह 2 टियर था, कई जगह 3 टियर भी था। ठीक है ना, क्लियर। तो होमोजीनिटी नहीं था, कई जगह पंचायत राज बना ही नहीं था, कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन पंचायत राज बनाने का नहीं था। शिक्षा होती थी तो राज्य सरकार बनाती थी, जब मूड आए तब सस्पेंड कर दे, उसके पावर्स जो है वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेटर को दे दे। IAS IPCS वगैरह के हाथ में वो पावर हो जाता था, वो लोग अपने मनमाने तरीके से प्रशासन करते थे। तो जो स्पिरिट ऑफ पंचायती राज था वो फुलफिल नहीं हो रहा था। 1977 में जब कांग्रेस सरकार गिरी और जनता पार्टी की सरकार अंडर मोरारजी देसाई आई, तो फिर अशोक मेहता कमेटी, ही वाज आल्सो एन आर्क गांधीयन एंड अ पर्सनल फ्रेंड ऑफ मोरारजी देसाई, है ना। अशोक मेहता कमेटी गठित की गई 1977 में। इस अशोक मेहता, देखिए, बलवंत राय मेहता कमेटी ने बस ये रिकमेंड किया कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करना है, बस। उसका स्वरूप क्या हो, उसकी प्रक्रिया क्या हो, उसके इंस्टीट्यूशनल बैकग्राउंड क्या हो, उसके फाइनेंसेस कहां से आए, इस पर बहुत गहराई से उसने विवेचना नहीं किया। लेकिन अशोक मेहता कमेटी ने साफ कहा कि एवरीवेयर देयर शुड बी अ 3 टियर पंचायत सिस्टम। मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद, ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी BDC, और विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत। ठीक। और देखिए, पूरे इंडिया में 3 टियर पंचायत सिस्टम आज के दिन लागू है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं, इसको प्लीज लिख लीजिएगा, ये आ सकता है। वेस्ट बंगाल अकेला स्टेट है जहां 4 टियर पंचायत सिस्टम है। मतलब ग्राम पंचायत भी है, कई ग्रामों को मिला के मुखिया पंचायत भी है, और उसके ऊपर ब्लॉक पंचायत, और उसके ऊपर जिला पंचायत, है ना। तो वेस्ट बंगाल इज द, एवरीवेयर इन इंडिया देयर इज अ 3 टियर पंचायत सिस्टम, but West Bengal is the only state which has a 4 tier panchayat system. First the village, then a collection of village जिसको कि मुखिया पंचायत कहा जाता है, 8-10 गांव मिला के, आपके हमारे बिहार में भी मुखिया होते हैं, है ना। और तो ग्राम पंचायत भी है विलेज लेवल पे, मुखिया पंचायत भी है, ब्लॉक पंचायत भी है ब्लॉक लेवल पे, और जिला पंचायत है जिला लेवल पे। अशोक मेहता कमेटी ने साफ रिकमेंड किया अ यूनिफॉर्म 3 टियर पंचायत सिस्टम ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। नाउ बस, लेकिन अशोक मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन से ही काम नहीं हुआ। पंचायत राज व्यवस्था इतनी सेंसिटिव इशू था कि
इसको और चिंतन की जरूरत थी। तो नतीजन 1883 में, अरे 1983 में जब मिसेस गांधी फिर से पावर में आई तो उन्होंने जीवी के राव कमेटी अपॉइंट किया। ठीक है, 1986 में अभी देखिए, आपने न्यूज देखा होगा कि हिमाचल में अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा का चुनाव हार गए। इन्हीं के पिताजी थे लक्ष्मीपाल सिंघवी, बहुत बड़े बैरिस्टर थे, वन ऑफ द लीडिंग लॉयर्स ऑफ द कंट्री, और कांग्रेस के बड़े अभिन्न नेता भी थे। एक समय में कपिल सिब्बल हुआ करते थे, है ना। तो अभिषेक मनु सिंघवी के अधीन भी एक हाई पावर्ड कमेटी बनी थी, है ना। देखिए, इसलिए मैं आपको ये नोट करा दे रहा हूं कि क्वेश्चन सीधे पूछता है कि फलाने कमेटी किससे संबंधित है, ठीक है ना, तो केयरफुल रहिएगा। तो ये अभिषेक मनु लक्ष्मीपाल सिंघवी कमेटी, ' 1986 में ही सरकारिया कमीशन बना। इसने भी पंचायती राज पर बहुत ज्यादा जोर दिया। 1989 में पीके टुंगन कमेटी, और 1990 में हरलाख सिंह खेरा कमेटी। ये सब कमेटियां पंचायती राज को स्थापित करने के लिए बनी थी। अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में राजीव गांधी सरकार ने कोशिश किया कि एक एलैबोरेट पंचायती राज अधिनियम पारित करें, और 1989 में उस समय मणिशंकर अय्यर साहब पंचायती राज मिनिस्टर थे इन द राजीव गांधी गवर्नमेंट। उन्होंने पायलट किया 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। क्योंकि राजीव गांधी की सरकार अकेली सरकार भारतीय इतिहास में है जिसके 400 के ऊपर सदस्य लोकसभा में थे। तो 4/5 मेजोरिटी की जो बात होती है वो सिर्फ राजीव गांधी के गवर्नमेंट में था, ठीक है। तो लोकसभा में तो बिल बड़े आराम से पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में ये बिल पारित नहीं हो पाया एंड द बिल फेल, ठीक है। इसके बाद इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, राजीव गांधी 1989 का चुनाव हार गए एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। जब फिर इसके बाद एक साल के लिए 11 महीने के लिए 2 सरकारें आई, वीपी सिंह साहब की सरकार आई और इसके बाद जो है चंद्रशेखर जी की सरकार आई। बोथ वर जस्ट पासिंग फेजेस इन इंडियन पॉलिटी, कुछ खास इन्होंने किया नहीं। लेकिन 1991 में जब नरसिम्हा राव की सरकार आई तो ही वॉज सीरियस अबाउट दिस एक्ट, बिकॉज इट वॉज बेसिकली एन अनफिनिश्ड ड्रीम ऑफ राजीव गांधी, जो कि हर कांग्रेसी चाहता था और देश चाहता था कि भाई आम जनता को आवाज मिले, शक्ति मिले, डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल मिले। तो 1991 में, रादर 1992 में
2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पारित किए गए। द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो कि लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 से, है ना। सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन 92 became operative April 24, 1993। ये रूरल पंचायत पे है, ठीक है, लोकल बॉडीज, और इसको 11th शेड्यूल के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, इसके बाद 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन 92 became operational on June 1, 1993, and it deals with urban municipal bodies, है ना। And it is included or rather capsulated in Schedule 12. तो Schedule 11, Schedule 12 क्या है आप समझ गए, है ना। तो दैट फिनिशेज योर 12 शेड्यूल्स। मैं जान के इसके प्रोविजंस पे बात नहीं किया हूं, क्योंकि अलग टॉपिक के अधीन आर्टिकल 44 जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो इसके तमाम प्रोविजंस हैं, उन पर ही बात होनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। अच्छा, एज इट इज अभी आपका न्यू चीफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुआ, वही फंड्स डिवॉल्व करता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन, 5th स्टेट इलेक्शन कमीशन झारखंड में स्टैब्लिश हुआ है। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन का ही ये अधिकार होता है कि वो फंड्स ट्रांसफर करे पंचायती राज बॉडीज को, ठीक है। लेकिन वो अभी नया कोई अपॉइंट हुआ है तो विल डिस्कस इट अंडर करंट अफेयर्स, घबराइएगा मत। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ये शेड्यूल्स खत्म हो गए। अब एक छोटा सा सब टॉपिक है पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है, आइए उनको देख लिया जाए, है ना।
द कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बताया कि जब लागू हुआ था तो देयर वर 22 पार्ट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब जो है आज के दिन पार्ट्स और सब पार्ट्स मिला के 25 हैं, ठीक है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये कि फलानी चीज किस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, या दिस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ व्हाट। तो आपको ऐसे चीजें दिमाग में बस रखनी पड़ेंगी, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है ना। बस ये दिमाग में रखिए कि किस पार्ट में क्या है। पार्ट 1, नेम ऑफ द यूनियन, और इंडिया का नेम क्या है? इंडिया, दैट इज भारत। हाँ, राजनीतिकरण अपना मत कीजिए, आपको एक संविधानविद होना है ना। इंडिया, दैट इज भारत। देखिए, मैं जब जेपीएससी के लड़कों को पढ़ाता हूं तो कहता हूं कि भाई आप सेकुलर रहिए, और जब यूपीएससी के लड़कों को पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि आपको भारत के वैभवशाली गौरव पर ध्यान रखना चाहिए, है ना, हिंदुत्व पर ध्यान रखिए। क्योंकि वहां जो कमीशन है वहां के मेंबरान बीजेपी इन्फ्लुएंस्ड है। भाई कमीशन का मेंबर तो भाई सरकार के रिकमेंडेशन पे अपॉइंट होता है, और यहाँ के मेंबर हैं ये आपके कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के फिलॉसफी से हैं, तो वो आपको खट से मार्कआउट कर जाएंगे, कर लेंगे। जहां आप उनके विचारधारा के खिलाफ गए वो खट से मार्कआउट कर लेंगे, है ना। तो थोड़ा सा एग्जाम्स में, कॉम्पिटिशन्स में देयर आर सर्टेन थिंग्स अदर देन एकेडमिक्स जिनका हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, नेम ऑफ द यूनियन, द स्टेट्स and the Union Territories. Part 2, citizenship. Part 3, fundamental rights. Part 4, directive principles of state policy. State policy. Part 4A, this is fundamental duties. अब देखिए, जहां पर ये अल्फाबेट्स लग जाए, समझ लीजिए संविधान लागू होने के बाद इसको जोड़ा गया है। बात समझ रहे ना? तो यहां तक तो ठीक है, संविधान में ही था। This was incorporated to the Constitution of India by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976 on the recommendation of the स्वर्ण सिंह कमेटी, है ना। जिसको हम लिखवा दे रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। incorporated in the Constitution by the 42nd Constitutional Amendment Act
1976, on the recommendation of the Swarna Singh Committee, है ना? Now, part 5th. Part 5, the Union. अब इसमें एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर सब आ जाएगा, ठीक है ना? एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, पार्ट 6, द स्टेट्स. अब इसमें भी एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर तीनों. पार्ट 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? Part 7 dealt with the integrated princely states listed in Schedule 2 of the Constitution of India. जो पार्ट बी है शेड्यूल 2 में, हमने बताया था ना कि प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन हुआ था, हैं? और उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए थे. तो बाद में जब इंदिरा गांधी ने पीवी पर्स वगैरह समाप्त कर दिया, तो ये पार्ट संविधान का हटा दिया गया संविधान से. अकेला संविधान का पार्ट जो कि रिमूव्ड कर दिया गया है, पार्ट 7, याद रखिएगा, ठीक है ना? तो प्रोविजंस फॉर द स्टेट्स listed in part B of the second schedule Part 7 has now been removed from the Constitution. और अकेला संविधान का पार्ट जो कि हटा दिया गया है. अमेंडमेंट ऑफ कोर्स हुआ, अमेंडमेंट हुआ 26 था. आई एम नॉट वेरी श्योर, अभी मैं श्योर नहीं हूँ. जब अमेंडमेंट से मैं बात करूंगा तब मैं बताऊंगा. जब तक मैं 100% श्योर नहीं होता, मैं क्लास में कुछ नहीं बोलता हूँ. ठीक भाई, हम कुछ बोलेंगे, आप उसको गॉस्पेल ट्रुथ मान के दिमाग में रख लेंगे. मान लीजिए कि कुछ ऐसा हो जाए कि वो गलत हो जाए. आपको एक बड़ा मजेदार वाकया मैं बताता हूँ, लेकिन अभी क्लास है. मैं खुद इसका मारा हूं. तो फेस वैल्यू पे कोई चीज एक्सेप्ट नहीं करना है. वेरीफाई योर फैक्ट्स, एंड स्पेशली द टीचर इज सपोज टू बी द एंड ऑल एंड बी ऑल ऑफ द क्लास. तो आई शुड नॉट अटर एनीथिंग that is incongruous or wrong, right?
Now, Part 8. Administration of the Union Territories. Okay. Now, Part 9 is again complex. Part 9, Panchayati Raj. Raj. Rural local bodies. Part 9A, Municipal bodies. अब जैसा कि मैंने बताया, जाहिर तौर पे 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जुड़ा है। पार्ट 9B, कोऑपरेटिव्स। अब देखिए, कोऑपरेटिव से बात आ गई तो चूंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि 2019 के बाद शाह साहब को भाजपा का अध्यक्ष से हटा के मिनिस्टर फॉर कोऑपरेटिव्स बनाया गया और होम मिनिस्टर ही बनाया गया। तो देखिए, फादर ऑफ इंडियन कोऑपरेटिव मूवमेंट फ्रेडरिक निकलसन को कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है। एटीन 1990s में ये ICS ऑफिसर थे, इंडियन कोऑपरेटिव्स मूवमेंट। भला इन्होंने काम किया मद्रास प्रेसिडेंसी में कोऑपरेटिव्स के लिए। सर फ्रेडरिक निकलसन। ठीक है। नाउ then we come to part 10, special provisions for scheduled and tribal areas. अच्छा, आपको मैंने TADC वगैरह के बारे में बताया है ना, ट्राइबल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, शेड्यूल 6 में नहीं बताया है भाई। ऐसे भूलेंगे तो कैसे काम चलेगा। शेड्यूल 6 देखिए, वन टू 8 का क्लास हमने बहुत पहले लिया था। उसको चपोत के रखिए मत, उसको पढ़ते जाइए, तो कनवा गरम करेंगे। शेड्यूल 6 देखिए, बल्कि आपने पूछा भी था क्या ये स्पेशल प्रोविजन। मैंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को इसमें बहुत विशेष अधिकार दिए जाते हैं। शेड्यूल 6 देखिए ना। मिजोरम एंड क्या कहते हैं, त्रिपुरा, उसमें आगे कुछ नहीं लिखवाया मैंने। अरे मैंने बताया था, ट्राइबल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, TADC लिखिए, ट्राइबल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स।
हमने बताया था कि भाई इसमें गवर्नर को कम पावर होता है, डीसी को ज्यादा पावर होता है। हमारी आपकी बातचीत हुई है, नोटिस सर नहीं किए, चलिए ठीक है। वही जो हमने कहा ना कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, आप जब एग्जाम देने लगे तब आपको समझ में आएगा। एक कैप्सूल में सब कुछ रहता है ना। चलिए ठीक है। नाउ तो पार्ट 11, रिलेशंस बिटवीन the union and the states. इसी में भी हमने बात किया था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का, तो इसी में है। नाउ पार्ट 12, बस आपको इतना याद रखना है कि इस पार्ट में क्या है, ठीक है ना। फाइनेंस, जैसे फाइनेंस कमीशन वगैरह का अपॉइंटमेंट इसी में है ना। प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ टॉर्ट्स वगैरह का, कॉन्ट्रैक्ट्स, अनुबंधन वगैरह का, रजिस्ट्री वगैरह का, सूट्स। अब सूट्स मतलब पहनने वाला सूट नहीं, जो मुकदमेबाजी होती है उसको कहा जाता है सूट्स। पार्ट 13, ट्रेड एंड कॉमर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। In the territory of India. Part 14, अब ये जो IAS, IPS, ऑल इंडिया सर्विसेज का जो प्रोटेक्शन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन होता है इन लोग को, समझ लीजिए। इनकी नौकरी ऐसे नहीं ली जा सकती। अपॉइंटिंग अथॉरिटी राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति ही नौकरी ले सकता है और बाकायदे विधिवत प्रोसीजर के साथ। तो इसमें सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, पीसीएस ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है वो पार्ट 14 में है। सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। ठीक है। देन पार्ट 14A देखिए, अब ये बाद में जोड़ा गया है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, ये हाई कोर्ट के पैरेलल जुडिशियल बॉडीज होती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को बड़ा फटकार लगाया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स डिफंक्ट हो गए हैं, इनके मेंबर्स नहीं अपॉइंट हो रहे हैं, ये काम ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, और जुडिशरी पे सब बोझ पड़ जा रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स 14A, then part 15, इलेक्शंस। अब इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर वगैरह का अपॉइंटमेंट इसी में है ना। पार्ट 16, special provisions for the upliftment of the socially and economically
वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, और थोड़ा बहुत इसको पढ़ते रहिए भाई तो घबरा जाएगा। वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, चुन चुन के जितनी बातें बता रहे हैं उनको दिमाग में आप रख लिए तो एग्जाम से निकल जाएगा, है ना। लेकिन अब उस पर आप घबराएंगे तो फिर भाई प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो पार्ट 16 ये हो गया। पार्ट 17 लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन। पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजंस। पार्ट 19 मिसलेनियस। मतलब नाना प्रकार की कुछ प्रेसिडेंशियल पावर्स हैं, कुछ इधर उधर का जो भी रेसिडुअरी चीजें हैं सबको इसी में मिसलेनियस के रूप में क्लब कर दिया गया है ना। जैसे एक आध दो क्लॉज प्रेसिडेंट के विशेष परिस्थितियों के पावर्स के लिए हैं, ऐसे करके, है ना, वेरियस टाइप्स। पार्ट 20 अमेंडिंग प्रोविजंस, कैसे संविधान में संशोधन हो। पार्ट 21 टेम्पररी, देखिए ये वर्ड देखिए पहले से ही कह दिया है, टेम्पररी, ट्रांजिएंट एंड स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्टेट्स। ठीक है, कुछ जम्मू कश्मीर को 370 दिया गया था, ऐसे करके। एंड पार्ट 22 शॉर्ट टाइटल, डेट एंड कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, short title, the Constitution of India. Date, on this day, the 26th of November 1949. Date, adopt, enact and give to ourselves this Constitution, commencement of the Constitution. ये अब Constitution शुरू माना जाता है ना। अब देखिए अगर आप जोड़ें तो नंबरिंग तो बस 22 दिया गया है कि नहीं। लेकिन देखिए 1 2 3 पार्ट 4 4A 5 6 7 8 9 9A 9B 10 11 12 13 14 14A ट्राइब्यूनल 15 16 17 18 19 20 21 22 तो 15 और 10 25 26 हुआ, 15 और 11, लेकिन 7 हटा दिया गया है तो 25 बचे। समझ गया। अब यहां पर टेम्पररी, ट्रांजिएंट एंड स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्टेट्स, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है।
यहां पर किस स्टेट के लिए क्या है, आइए अभी इसी समय कर लेते हैं, कल करे सो आज कर, है ना। आइए, आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर, थ्री 371 गुजरात एंड महाराष्ट्र। जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी अलग किया गया था दो राज्यों में, तो यह प्रावधान हुआ था, गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। आर्टिकल 371 ए नागालैंड, 371 बी आसाम, 371 सी मणिपुर, 371 डी आंध्रा, 371 ई सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश, उस्मानिया यूनिवर्सिटी इसी पे एस्टेब्लिश हुआ था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्रा। 371 एफ सिक्किम, 371 जी मिजोरम। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, नाउ 371 एच अरुणाचल, 371 आई गोवा, 371 जे स्पेशल पावर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। स्पेशल पावर्स, इसको टिक कर लीजिए, क्योंकि आज के दिन में ये बहुत ज्यादा न्यूज में है, कंट्रोवर्सी में भी है। टू द गवर्नर ऑफ कर्नाटक regarding एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नर को सीधे अधिकार है इन क्षेत्रों का प्रशासन करने का। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द आंध्रा हैदराबाद कर्नाटक रीजन्स। ठीक है, तो ये आपका पार्ट ऑफ द स्टेट हो गया। द नेक्स्ट टॉपिक इज कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है कि फलाने कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन थे, कौन नहीं थे, इत्यादि इत्यादि। तो डिटेल में हम लोग उन चीज़ों पर बात करेंगे। ठीक है ना, इतनी चीज़ें बता रहे हैं योगेश, उसको प्लीज़ गांठ बांध लो, है ना। सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर इनमें घबराओगे तो भाई हमने कहा चुन चुन के आपका काम मैं सिंपल करते जा रहा हूँ, है ना। चलिए अब जाइए चाय पी लीजिए, फिर इसके बाद